हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम डिस्कस कर रहे थे 15th चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में और लास्ट क्लास में हमने बात करी थी रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता। क्या होता है? भारी नाभिक में से अदृश्य विकिरणों का उत्सर्जन होता है स्वतः ही, और इस घटना को हमने रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता कहा था। साथ ही हमने रदरफोर्ड सोडी के रेडियो एक्टिव विघटन के नियम के बारे में डिस्कस किया था, जो ये कहता है कि किसी भी सैंपल में जो विघटन की दर है वो उस सैंपल में ऑलरेडी प्रेजेंट नाभिकों की संख्या यानी सक्रिय नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। ठीक है, और उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था वो ये था दैट n इज इक्वल टू n नॉट t टू द पावर माइनस लैम्डा टी, और इसके साथ ही हमने सक्रियता का भी एक फॉर्मूला देखा था जो था r इज इक्वल टू r नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। दोनों ही इक्वेशन ये बताती है कि सैंपल में सक्रिय नाभिकों की संख्या भी चर घातांकी रूप से घटती है, मतलब पहले बहुत फास्ट, फिर स्लो और फिर बहुत स्लो, और सक्रियता स्वयं भी चर घातांकी रूप से घटती है, मतलब पहले सक्रियता फास्ट घटती है, उसके बाद स्लो हो जाती है, उसके बाद बहुत स्लो हो जाती है। ठीक है, अब समझिए, हम बात करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी के ड्यूरेशन में होता क्या है। हमारे पास जो भी रेडियो एक्टिव सैंपल है, अगर हमारे पास कोई सैंपल है जो रेडियो एक्टिव है तो उसमें सारे के सारे नाभिक सक्रिय नाभिक कहलाते हैं, एक्टिव नाभिक कहलाते हैं। ठीक, क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने में से विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, और विकिरणों का उत्सर्जन होने के बाद वो सक्रिय नाभिक स्टेबल हो जाते हैं। यानी कि होता क्या है, जैसे जैसे वो विकिरणों का उत्सर्जन करेंगे सैंपल में से सक्रिय नाभिक कम होते जाएंगे, क्योंकि वो विकिरणों का उत्सर्जन करके स्टेबल हो जाएंगे, तो सैंपल में से सक्रिय नाभिकों की संख्या घटेगी। तो होगा क्या, एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जब सक्रिय नाभिकों की जो संख्या है सैंपल में वो प्रारंभिक सक्रिय नाभिकों की संख्या की आधी हो जाएगी, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हम उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का हाफ लाइफ यानी कि अर्धायुकाल कहते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है अर्धायुकाल। तो मैंने क्या बताया, अर्धायुकाल बेसिकली वो समय अंतराल होता है जिसमें किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक सक्रिय नाभिकों की संख्या की क्या रह जाती है, आधी। फर्ज कीजिए कि हमारे पास किसी सैंपल में 5 लाख नाभिक है जो सक्रिय है, और उन सक्रिय नाभिकों में से विकिरणों का उत्सर्जन हो रहा है और सक्रिय नाभिकों की संख्या धीरे धीरे घट रही है, और हम ये मान लेते हैं कि 5 सेकंड बाद उसमें सक्रिय नाभिकों की संख्या 2.5 लाख रह जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो 5 सेकंड है वो उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्धायुकाल कहलाएगा, क्योंकि उस 5 सेकंड में जो सक्रिय नाभिकों की संख्या 5 लाख थी उससे 2.5 लाख हो गई, मतलब आधी हो गई। तो अर्धायुकाल होता है वह समय अंतराल जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ में सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक नाभिकों की आधी रह जाती है, उसे उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का हाफ लाइफ यानी अर्धायुकाल कहते हैं। तो इसकी हम पहले डेफिनेशन दे देते हैं, उसके बाद इसको और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं हाफ लाइफ क्या कहलाता है। हाफ लाइफ वह समय अंतराल या वह समय अंतराल जिसमें किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक नाभिकों की संख्या की प्रारंभिक सक्रिय नाभिकों की संख्या की आधी रह जाती है। उसे रेडियोएक्टिव पदार्थ का
अर्धायु काल कहते हैं। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन बताई मैंने कि वह समय अंतराल जिसमें रेडियोएक्टिव पदार्थ में सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक सक्रिय नाभिकों की आधी रह जाती है, उस पर्टिकुलर टाइम को हम रेडियोएक्टिव पदार्थ का अर्धायु काल कहते हैं। ठीक है, तो इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस की अपन बात कर लेते हैं, इसका हम एनालिसिस देखते हैं। ठीक है, दो तरह से मैं इसके एनालिसिस को डिस्कस करूंगा। समझिए, हमने क्या डिस्कस किया था कि सक्रिय नाभिकों की संख्या किस प्रकार से दी जाती है, n इज इक्वल टू होता है n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, जहां n सक्रिय नाभिकों की संख्या है, n नॉट प्रारंभिक नाभिकों की संख्या है t बराबर 0 सेकंड पर। लैम्डा क्षय स्थिरांक है जो अलग अलग रेडियोएक्टिव पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, और t इसका समय है। सो लेट अस से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अगर समय जो है t वो अर्धायु काल के बराबर हो, किसके बराबर हो, अर्धायु काल के बराबर। यहाँ t मैं अर्धायु काल लिख रहा हूँ। ठीक है, कैपिटल T से मेरा मतलब है अर्धायु काल। तो यदि समय अर्धायु काल के बराबर हो, उस स्थिति में हमने क्या पढ़ा कि सक्रिय नाभिकों की जो संख्या है वो अर्धायु काल में प्रारंभिक नाभिकों की क्या रह जाती है, आधी। तो अगर समय एक अर्धायु काल के बराबर ले तो उस स्थिति में जो सक्रिय नाभिक मेरे पास बचेंगे वो इस प्रारंभिक नाभिक के क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, यानी n नॉट अपॉन 2। क्या लिया मैंने, यदि समय एक अर्धायु काल के बराबर हो, उस स्थिति में सक्रिय नाभिक कितने बचेंगे, मैंने बताया अर्धायु काल में सक्रिय नाभिक जो है वो प्रारंभिक नाभिकों के आधे रह जाते हैं। तो प्रारंभिक नाभिक कितने थे, n नॉट, तो n नॉट अपॉन 2। ये वैल्यू इसमें पुट करें तो मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास आ जाता है n की जगह हम क्या पुट करेंगे, n नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा, और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल T। यहाँ n नॉट से n नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा t। जो पावर ऊपर पॉजिटिव होती है वो नीचे आने पर नेगेटिव हो जाती है, ये ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आने पर पॉजिटिव हो जाएगी। ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 इज इक्वल टू 1/e टू द पावर प्लस लैम्डा t। क्लियर। अब इसका अपन लॉग ले लेते हैं। ठीक है, तो टेकिंग लॉग का मतलब है बेस में e। ठीक है, और इसे अपन ln भी कहते हैं, बेस e को अपन ln भी कहते हैं। तो ln लिखो या log बेस e लिखो, एक ही बात है। 11th में मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा log बेस e ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा log बेस e ऑफ, ऊपर और नीचे आ जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 log बेस e log बेस e ऑफ e टू द पावर लैम्डा t। ठीक है, इस स्थिति में हम क्या देखते हैं यहाँ पर, या फिर हम इसको उल्टा करके लिखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आई गेस। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ और इसको उल्टा करके लिख लेता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे ये देखते हैं, ये इसके इक्वल आएगा, तो इन दैट केस e टू द पावर लैम्डा t इज इक्वल टू 2। क्लियर। अब अपन लॉग ले लेते हैं सर, टेकिंग लॉग बेस e है या फिर मैं इसको ln कहूँ, एक ही बात है। तो यह आ जाएगा log बेस e ऑफ e टू द पावर लैम्डा t इज इक्वल टू log बेस ऑफ 2। यहाँ जब सेम बेस है तो इस स्थिति में ये कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या बच जाएगा, ये आ जाएगा डायरेक्ट लैम्डा t इज इक्वल टू log बेस 2। इसको मैं ln2 भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। यहाँ से मेरे पास अर्धायु काल t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log बेस 2 और अपॉन लैम्डा। इसको मैंने बताया कि मैं ln भी लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा ln2 और अपॉन लैम्डा। और ln2 की वैल्यू मेरे पास फिक्स होती है जो होती है 0.693 और अपॉन लैम्डा। यानी किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ का जो अर्धायु काल है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है। देखिए इस फॉर्मूले से क्या क्लियर है कि अर्धायु काल का मान क्षय स्थिरांक पर निर्भर करता है। अगर क्षय स्थिरांक ज़्यादा होगा तो अर्धायु काल कम होगा, और क्षय स्थिरांक कम होगा तो अर्धायु काल क्या होगा, ज़्यादा। और क्षय स्थिरांक को हमने कल डिफाइन किया था, क्षय स्थिरांक होता है प्रति परमाणु विघटन की दर, यानी प्रत्येक परमाणु कितना विघटन होता है। अगर प्रत्येक परमाणु विघटन ज़्यादा होता है तो ऑब्वियस सी बात है जल्दी जल्दी विघटन होगा तो अर्धायु काल कम होगा, और प्रति परमाणु विघटन कम हो रहा है मतलब विघटन में ज़्यादा समय लगेगा, मतलब अर्धायु काल क्या होगा, ज़्यादा।
तो ये किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ के अर्धायु काल को शो करता है। अब हमने ये डिस्कस किया कि प्रत्येक अर्धायु काल के बाद रेडियोएक्टिव नाभिक में सक्रिय नाभिकों की संख्या, रेडियोएक्टिव सैंपल में सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक नाभिकों की क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। इसका ये मतलब है अगर मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में किसी सैंपल में 10 लाख नाभिक है जो सक्रिय है, तो पहले अर्धायु काल के बाद सक्रिय नाभिक कितने हो जाएंगे, 5 लाख। दूसरे अर्धायु काल के बाद कितने हो जाएंगे, 2.5 लाख। तीसरे अर्धायु काल के बाद उसका भी आधा, चौथे अर्धायु काल के बाद उसका भी आधा। इस तरह हर एक अर्धायु काल के बाद सक्रिय नाभिकों की संख्या आधी आधी होती जाएगी। ठीक है, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस, ठीक है। चलिए, तो इसको अपन रफ कर देते हैं और हम आगे डिस्कस करते हैं। इसको रफ कर देते हैं गाइस। ये अर्धायु काल का फॉर्मूला है रेडियोएक्टिव पदार्थ के लिए, तो इसको अपन रफ कर देते हैं। चलिए, हम बात करते हैं अर्धायु काल और समय के बीच में सक्रिय नाभिकों की संख्या और समय के बीच में अगर हम ग्राफ बनाना चाहे तो उस ग्राफ के लिए हम किस तरह की कैलकुलेशन करेंगे। चलिए, तो हमने ये देखा कि प्रत्येक अर्धायु काल के बाद सक्रिय नाभिकों की संख्या आधी हो जाती, तो हम दो तरह से इसको समझने का प्रयास करें। चलिए, फर्स्ट मेथड हम क्या देखते हैं, मान लेते हैं कि किसी सैंपल में प्रारंभ में नाभिकों की संख्या, सक्रिय नाभिकों की संख्या n0 है। सो लेट इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इन सैंपल बी n0। मान लेते हैं कि प्रारंभ में जो एक्टिव न्यूक्लियाई है, सक्रिय नाभिकों की संख्या n0 है। ठीक है, और प्रथम अर्धायु काल के बाद सक्रिय नाभिकों की संख्या आधी हो जाएगी। तो प्रथम अर्धायु काल के बाद की बात करें, प्रथम अर्धायु काल के बाद, प्रथम अर्धायु काल के बाद की बात करें, यानी t बराबर किसके लिए, कैपिटल T के लिए, जब समय प्रथम अर्धायु काल के बराबर हो, इस स्थिति में जो सक्रिय नाभिक बचेंगे n1 वो कितना आ जाएंगे, प्रारंभिक नाभिकों की संख्या का आधा आ जाएगा। n1 इज इक्वल टू प्रारंभिक नाभिकों की संख्या का आधा। इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ n0 अलग से और इंटू 1/2 टू दी पावर 1 लिख सकता हूँ। ठीक, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। अब अपन दूसरे अर्धायु काल की बात करते हैं। तो दूसरे अर्धायु काल के बाद, दूसरे अर्धायु काल के बाद, यानी अगर समय t का मान 2 अर्धायु काल के बराबर होगा। ठीक है, इस स्थिति में जो सक्रिय नाभिक मेरे पास बचेंगे n2, वो इससे पहले वाले नाभिक के आधे हो जाएंगे। इससे पहले वाले नाभिक कितने थे, n1 थे, तो वो आ जाएंगे n1/2। अब देखिए n1 को अपन ने क्या लिखा है, n1 की वैल्यू तो ये है मेरे पास n0/2, तो ये आ जाएगा n0/2 और इसके नीचे /2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, n0/2 इंटू 2, और इसको लिख सकते हैं n0 1/2, और ये कितनी है घात, ये घात आ जाएगी 2। क्लियर। इसी तरह से तीसरे अर्धायु काल की बात करें, तीसरे अर्धायु काल के बाद सक्रिय नाभिकों की संख्या की बात करें, मतलब t का मान किसके बराबर है अपन, कैपिटल 3t के बराबर। तो इस स्थिति में सक्रिय नाभिकों की संख्या इससे पहले वाले नाभिकों की आधी हो जाएगी, यानी n2 का आधा, ये आ जाएगा n2/2। n2 का मान किसके बराबर है, n0/2 इंटू 2 के बराबर। सो n0/2 इंटू 2, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ n0/2 टू दी पावर 2, n0/2 टू दी पावर 2, टू दी पावर 2, और अपॉन में 2 से ये आ जाएगा n0/2 टू दी पावर 3, यानी n0 1/2 टू दी पावर 3। इस तरह देखो, आप एल्गोरिथम समझ गए होंगे कि प्रथम अर्धायु काल के बाद सक्रिय नाभिकों की संख्या वो आएगी प्रारंभिक नाभिक की संख्या इंटू 1/2 टू दी पावर 1। दूसरे अर्धायु काल के बाद हम बात करें सक्रिय नाभिकों की संख्या, तो आ जाएगी n0 इंटू 1/2 टू दी पावर 2। अगर तीसरे अर्धायु काल की बात करें तो 1/2 टू दी पावर 3। तो इसी तरह nवे अर्धायु काल की बात करें, ठीक है, nवे अर्धायु काल के बाद, अर्धायु काल
के बाद, nवें अर्धायु काल के बाद की बात करें, यानी t का मान किसके बराबर, कैपिटल N t के बराबर, इस स्थिति में यह आ जाएगा nn बराबर प्रारंभिक नाभिकों की संख्या n नॉट 1/2 टू दी पावर क्या आ जाएगी n। और ये वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस, ठीक है, जिसका हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ करें। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि पहले नाभिकों की संख्या अगर मान लेते हैं कि 12 लाख थी, कितनी थी, 12,000 मान लेते हैं। स्टार्टिंग में नाभिकों की संख्या अगर कितनी थी, 12,000, तो प्रथम अर्धायु काल के बाद इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 6,000। फिर दूसरे अर्धायु काल के बाद इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 3,000। फिर चौथे अर्धायु काल, तीसरे अर्धायु काल के बाद इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 1,500। फिर पाँचवें चौथे अर्धायु काल के बाद इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 750। इस तरह इनकी संख्या जस्ट पहले सक्रिय नाभिकों की आधी हो जाएगी प्रत्येक अर्धायु काल के बाद। तो प्रथम अर्धायु काल में आधी हो गई, फिर इसकी आधी, फिर इसकी आधी, इस तरह हर अर्धायु काल में सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक नाभिकों की आधी हो जाएगी। और इसको इस इक्वेशन से अपन डिनोट करते हैं। ये तो हमने इस तरह से फाइंड आउट किया कि ये कुछ इस तरह की वैल्यू हमारे पास आएगी, लेकिन अगर हम इसको दूसरे और तरीके से फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे होगा, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो इसको मैं हम कर देते हैं रफ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस, ठीक है। चलिए, तो इसको अपन रफ कर देते हैं और एक दूसरा मेथड और देख लेते हैं। एज इट इज ही है वो भी मेथड, कोई ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं है। देखिए, हमने डिस्कस किया कि सक्रिय नाभिकों की संख्या n बराबर होता है n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। ये किसी भी रेडियोएक्टिव नाभिक या रेडियोएक्टिव सैंपल में सक्रिय नाभिकों की संख्या को व्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त यदि हम अर्धायु काल की बात करें तो हमने इक्वेशन पढ़ी, वी नो दैट, हमने क्या इक्वेशन पढ़ी अर्धायु काल के लिए, हमने इक्वेशन पढ़ी दैट t इज इक्वल टू होता है log 2 और अपॉन कैपिटल अपॉन लैम्डा। ये आपने अभी पढ़ा था। अर्धायु काल के लिए हमने इक्वेशन पढ़ी थी कि अर्धायु काल जो होता है कैपिटल T वो होता है ln2 अपॉन लैम्डा। ln2 को हम log बेस e भी कहते हैं 2 अपॉन लैम्डा, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूँ तो लैम्डा बराबर आ जाएगा log बेस e या फिर ln2 और लैम्डा इधर आएगा तो कैपिटल T नीचे, और इसी को मैं लिख सकता हूँ log बेस 2 और अपॉन कैपिटल T। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से हम लैम्डा की वैल्यू किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। सो इक्वेशन सेकंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट, सो मेरे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू m नॉट e टू द पावर माइनस, इस लैम्डा की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो क्या लिखेंगे अपन ln2 और अपॉन में कैपिटल T, अपॉन में कैपिटल T और इनटू स्मॉल t, ये आ जाएगा। जो पावर माइनस है वो नीचे आने पर प्लस हो जाती है, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा n नॉट e टू दी पावर, ये नीचे आ जाएगा e टू दी पावर ln2 इंटू t और अपॉन में कैपिटल T। क्लियर? यहाँ से हम ये देखते हैं कि e टू दी पावर ln2 का जो मान होता है वो 2 के बराबर आएगा, ठीक है। ln e टू दी पावर 2 सॉरी e टू दी पावर ln2 का जो मान होता है गाइस वो 2 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? 2 के। तो इस स्थिति में मेरे पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा n इज इक्वल टू n नॉट अपॉन 2 और इसकी पावर t अपॉन कैपिटल T, ये आ जाएगा मेरे पास। ये n नॉट इसके गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से मैं वैल्यू लिख सकता हूँ n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू द पावर t अपॉन कैपिटल T। ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन एज इट इज वही है जो हमने इससे पहले फाइंड आउट की थी। अब समझिए कैसे, यदि अगर स्मॉल t का मान कैपिटल T के बराबर हो, यानी प्रथम अर्धायु काल की अगर बात करें, तो इस स्थिति में यह आ जाएगा n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और t से t कैंसिल, सीधी पावर 1, यानी यह आ जाएगा 1। अगर हम बात करें दूसरे अर्धायु काल की, यानी t की मान किसके बराबर, 2t, यानी 2 अर्धायु काल के बारे में डिस्कस करें, तो इस स्थिति में यह आ जाएगा n अपॉन n नॉट बराबर 1 अपॉन 2। इस t की जगह कितना आ जाएगा, 2t, तो यहाँ से 2t अपॉन t, तो t से t कैंसिल, क्या बचेगा, पावर 2, तो
तो यह आ जाएगा 1/2 और इसी तरह से अगर हम t बराबर कैपिटल NT रखेंगे तो वही इक्वेशन बन के आएगी n/n0 बराबर 1/2 कैपिटल या स्मॉल n। तो यहाँ से भी हम यही फॉर्मूला देखते हैं कि अर्धायु काल के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो सक्रिय नाभिकों की संख्या और प्रारंभिक नाभिकों की संख्या का जो अनुपात है वो 1/2n से दिया जाता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर काम में कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, चलिए तो इसको अपन रफ कर देते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे हमें ये समझ में आया कि अर्धायु काल बेसिकली क्या होता है। अर्धायु काल वो समय है जिसमें सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक नाभिकों की जस्ट आधी रह जाती है। हर अर्धायु काल के बाद नाभिक आधे होते जाएंगे, आधे होते जाएंगे, आधे होते जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया कि जिस प्रकार n बराबर n0 e⁻ λt को सॉल्व करके हमारे पास आता है दैट n/n0 बराबर 1/2n। ठीक है, तो उसी प्रकार हमने सक्रियता के लिए भी एक फॉर्मूला डिस्कस किया था जो होता है r बराबर r0 e⁻ λt। जैसे सक्रिय नाभिकों की संख्या घटती है वैसे ही सक्रियता भी घटती है। तो इसके लिए अगर ये फॉर्मूला आएगा तो ऑब्वियस है इसके लिए भी यही फॉर्मूला आएगा r/r0 बराबर 1/2n। यानी जिस प्रकार सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रत्येक अर्धायु काल के बाद आधी हो जाती है वैसे ही सक्रियता भी प्रत्येक अर्धायु काल के बाद आधी हो जाती है। पहले सक्रियता बहुत ज्यादा है, मान लेते पहले सक्रियता 10 बैकेरल है। कितनी है? 10 बैकेरल। सक्रियता का मतलब मैंने बैकेरल बताया था। पहले सक्रियता 10 बैकेरल है तो प्रथम अर्धायु काल के बाद वो 5 बैकेरल हो जाएगी, फिर दूसरे अर्धायु काल के बाद वो 2.5 बैकेरल हो जाएगी। इस प्रकार सक्रियता भी जो है वो उसी प्रकार से घटेगी। ठीक, तो ये हमने डिस्कस किया। इस पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं नाभिकों की संख्या और इस समय के बीच में तो ग्राफ किस तरह से प्राप्त होगा वो ग्राफ अपन देख लेते हैं गाइस, इंपॉर्टेंट है। चलिए, यह है सक्रिय नाभिकों की संख्या। तो स्टार्टिंग में t बराबर 0 सेकंड पर सक्रिय नाभिकों की मान लेते हैं संख्या है n0। ठीक है, t बराबर 0 ये समय दे रखा है। क्या दे रखा है? समय इन सेकेंड्स, ईयर्स, वॉटएवर जो भी इसकी यूनिट होगी। और ये नाभिकों की संख्या है n, सक्रिय नाभिकों की संख्या। ठीक है, तो देखिए 0 सेकंड पर यानी स्टार्टिंग में सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी है? n0। फिर मैं पहले ग्राफ को कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही t का मान कैपिटल T के बराबर होगा, यानी प्रथम अर्धायु काल की बात करें तो सक्रिय नाभिकों की संख्या जस्ट प्रारंभिक नाभिकों की आधी हो जाएगी। तो पहले n थी, n0 थी, उसके बाद जस्ट कितनी हो जाएगी? n0/2 हो जाएगी, n0/2। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आएगा मेरे पास, ये वाला पॉइंट। प्रथम अर्धायु काल में सक्रिय नाभिकों की संख्या आधी होगी, दूसरे अर्धायु काल में इसकी भी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो दूसरे अर्धायु काल में इसकी भी आधी, मतलब n0/2 का भी आधा, n0/4 हो जाएगा। ये दूसरे अर्धायु काल में आ जाएगा जब t का मान किसके बराबर? 2t के बराबर। फिर तीसरे अर्धायु काल में इसकी भी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? n0/4 का आधा, n0/8। ये तीसरे अर्धायु काल में इसकी भी आधी। चौथे अर्धायु काल में इसकी भी आधी हो जाएगी, तो इसकी भी आधी कितनी हो जाएगी? n0/8 का आधा, n0/16। इस तरह से प्रत्येक अर्धायु काल में सक्रिय नाभिकों की संख्या जो है वो घटती जाएगी। समझ लीजिए, मैं एग्जांपल लेके भी बता देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर 12,000 नाभिक थे। कितने थे? 12,000, t बराबर 0 सेकेंड पर। फिर प्रथम अर्धायु काल में जस्ट आधे हो जाएंगे, तो 12,000 के आधे कितने हो जाएंगे? 6,000 हो जाएंगे। क्लियर, ये 6,000 हो गए। फिर तीसरे अर्धायु काल में इसकी भी आधी हो जाएगी, 6,000 के आधा कितना होगा? 3,000 होगा, ये 3,000 हो जाएगा। फिर इसका भी आधा कितना हो जाएगा? 1,500 हो जाएगा, ये 1,500 होगा। फिर इसका भी आधा 750। इस तरह से प्रत्येक अर्धायु काल के बाद सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक नाभिकों की आधी आधी होती जाएगी। तो ग्राफ जो है वो हमें इसी प्रकार से प्राप्त होगा, चर घातांकी ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ से एक और इम्पोर्टेंट चीज प्राप्त होती है गाइस, कि ये ग्राफ इस वाली एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं करेगा। कहीं टच नहीं करेगा मतलब अनंत पे टच करेगा। अनंत पे टच करने का मतलब है कि सक्रिय नाभिकों की संख्या, देखो हमने बात करी कि
कि सक्रिय नाभिकों की संख्या आधी होगी, फिर आधी होगी, फिर आधी होगी, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद सक्रिय नाभिकों की संख्या एक समय शून्य हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सक्रिय नाभिकों की संख्या अनंत समय में शून्य होगी, मतलब उसका पूरा विघटन अनंत समय में ही पॉसिबल है, उसका विघटन एक साथ पॉसिबल नहीं है। इसको दो तरीके से मैं समझा देता हूँ, समझ लीजिए। हमने क्या डिस्कस किया कि सक्रिय नाभिकों की संख्या होती है n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। क्लियर। हम क्या देखते हैं यहाँ से, n बराबर इसको लिख सकते हैं n0 अपॉन e की घात लैम्डा t लिख सकते हैं। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है सक्रिय नाभिकों की संख्या। तो अगर सक्रिय नाभिकों की संख्या मुझे ज्ञात करनी है, ठीक है, तो यहाँ से ये इधर आ जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, e टू दी पावर लैम्डा t बराबर आ जाएगा n0 अपॉन n। ये है सक्रिय नाभिकों की संख्या। मैं चाहता हूँ कि सक्रिय नाभिकों की संख्या 0 कब होगी, है ना, यानी कि n बराबर में 0 रख देता हूँ, तो इस स्थिति में e की घात लैम्डा t बराबर n0 अपॉन 0 और समथिंग अपॉन 0 कितना आता है, इन्फिनिटी। यानी कि सक्रिय नाभिकों की संख्या 0 कब होगी, जब समय का मान अनंत होगा, यानी अनंत समय तक इसका विघटन होता रहेगा। 12 से 6, 6 से 3, 15 से 750 इस तरह घटते जाएंगे, लेकिन सक्रिय नाभिक उसमें 0 कब होंगे, सारे के सारे विघटन कब हो पाएंगे, अनंत समय पर ही विघटन पॉसिबल है। और इसका मतलब ये ग्राफ इसको कहीं टच नहीं करेगा, अनंत पर टच करेगा। तो ये गाइस हमने डिस्कस कर लिया अर्धायु काल के बारे में। इससे आगे हम बात करेंगे माध्य आयु के बारे में, और उसके बाद हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।